हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं फिर आपके सामने और आज हम फोर्स एंड प्रेशर के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो क्यों ना एमसीक्यू की प्रिपरेशन की जाए। और ये जैसे कि ये चैप्टर पहले हम कर चुके हैं फोर्स एंड प्रेशर, तो आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जब आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यस, देखिए आप यहाँ पे, और साथ साथ में उससे रिलेटेड कुछ अगर कंसेप्ट्स होंगे तो वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मास, वेट, प्रेशर एंड स्पीड। तो देखो अगर हम बात करें स्प्रिंग बैलेंस, तो आपने देखा होगा आपके घर में वो सिलेंडर वाला आता है ना, तो वो जो वेइंग मशीन लेके आता है जिसमें लटका के है ना, ऐसे हुक बना रहता है आपका। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है आपका, यहाँ पे रीडिंग होती है और यहाँ पे ऐसे हुक बना रहता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी मेजर करना होता है वो यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको फंसा देते हैं और वो ऐसे खींचता है और ये स्प्रिंग इसमें रहती है, वो स्प्रिंग नीचे की तरफ जाती है, तो स्प्रिंग बैलेंस इसको बोलते हैं। और यहाँ पे रीडिंग आती है, ये जितनी खींचती है उसके हिसाब से यहाँ पे रीडिंग आती है, जहाँ पे रुक जाती है हम बोलते हैं कि इतना है। ठीक है, तो वो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है आपका वेट, है ना। वो क्या मेजर करता है, आपका वेट। और आपको पता है वेट क्या है, तो वेट होता क्या है आपका, वेट आपका क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो वेट एक तरह का फोर्स है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है ना। और वेट का सिंबल क्या होता है आपका, W। और ये फोर्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, M×G। तो यहाँ पे M बताओ क्या है, M होता है आपका मास, और G क्या होता है आपका, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ये हम कर चुके हैं, बताया था ना फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स आपका किसके इक्वल होता है, F=M×A। अब वेट भी एक फोर्स है, तो वेट को F की जगह बट M से दिखा देते हैं, मास तो वही रहा, और A की जगह G आ जाता है जब हम वेट, क्योंकि ये अर्थ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उसको G से दिखाते हैं, तो वो G है आपका। ठीक है, और इसका वेट का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होता है आपका, क्योंकि ये फोर्स है तो वेट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट न्यूटन होगा, है ना। क्या होगा आपका, न्यूटन। एन से इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा सब किसके बारे में हो गया, आपका वेट के बारे में। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से ऐसे ही अगर देखो बता देता हूं, अगर मास को मेजर करना हो तो किससे करते हैं हम, बीम बैलेंस से। ठीक है, देखा वो लेके आते हैं तराजू जो होता है, जिसमें एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ जो भी सामान रखते हैं, तो वो बीम बैलेंस होता है। तो उससे हम मास को मेजर करते हैं, और स्प्रिंग बैलेंस से किसको मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल, मैग्नेट। ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के लिए उसको टच करने की जरूरत पड़े। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें बिना टच किए ही काम चल सकता है ना। और ग्रेविटेशनल, बताइए आपको, जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है इस यूनिवर्स में, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट के थ्रू लगता है वो उसको क्या बोलते हैं, हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मस्कुलर फोर्स, भाई हमारी मसल्स यूज होंगी। मसल्स जब भी हम किसी चीज को टच करेंगे तो क्या यूज होगा, आपकी मसल्स यूज होंगी। तो मस्कुलर फोर्स किस तरह का फोर्स हो गया आपका, मस्कुलर फोर्स एक तरह का कौन सा फोर्स हो गया आपका, ग्रेविटी कांटेक्ट फोर्स हो गया ना। बिना कांटेक्ट के तो आप किसी चीज पे मस्कुलर फोर्स लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका, कांटेक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, मस्कुलर फोर्स कैसा हो गया आपका, एक कांटेक्ट फोर्स हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। ये भी हमने बहुत डिस्कस किया था, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आता है। और उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जब हम लोग करते हैं, आप कोई भी कॉम लीजिए, उसको सर पे अपने रगड़िए और एक कागज के पास ले जाइए तो वो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम जब हम रब करते हैं बालों के साथ उस पर चार्ज आ जाता है। कागज एक अनचार्ज बॉडी है तो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है। सेम वे में दो चार्ज सेम चार्ज बॉडी हो तो एक दूसरे को रिपेल करती हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो वही तो लिखा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अदर चार्ज बॉडी, क्या बोलते हैं उसको, और उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सही आंसर क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। ठीक है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे, हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है जिसके कारण वो उसकी तरफ खींचता है। ठीक है, हमें पता है। तो वो जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ पुल होता है, खींचता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज के कारण है। मस्कुलर फोर्स मसल्स का हो गया, कांटेक्ट फोर्स जिसमें हमें कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े तो उसको मैंने बताया था कौन सा फोर्स है, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अर्थ के केस में इस ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम, स्पेशल नेम भी है आपका जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी कुछ नहीं, बस ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है उसको हम ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका अ डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट अनदर इज अ फोर्स। तो फोर्स क्या होती है, बहुत फंडामेंटल चीज मैंने आपको पहला ही जब चैप्टर स्टार्ट किया था समझाया था कि फोर्स क्या है, एक पुश या पुल, है ना। पूरे दिन हमें कोई ना कोई चीज को क्या पुश करते हैं, पुल करते हैं। तो अगर फंडामेंटल लेवल पे जाओ, बेसिक लेवल पे, तो हर तरह के फोर्स में या तो आपको पुश देखने को मिलेगा या पुल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही है बस आपका, exerted by an object on another is a force, a push और पुल। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन ये हो गया, पुश और पुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये, अ फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। देखो अब सीधा सीधा डेफिनेशन तो एमसीक्यू में नहीं पूछते, है ना, ऐसे ही पूछ लेते हैं आपका। तो ये याद आए तुम्हें, तो ये किस चीज की डेफिनेशन है याद करो। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को कैसे लिखेंगे, फोर्स ओवर एरिया, ये तो लिखेंगे। ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को हम कैसे लिखेंगे, आपका फोर्स ओवर एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो याद करो ये क्या था आपका, फोर्स ओवर एरिया किस चीज का फॉर्मूला था, ये था आपका प्रेशर का, है ना। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, आपका प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब प्रेशर की बात चली तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया था, प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज। एयर जो हम पे प्रेशर लगा रही है, हमारे ऊपर पूरा आपका अलग अलग लेयर है एयर की, और उसके वेट के कारण हम पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है ना। तो वो एयर जो प्रेशर हमारे ऊपर लगा रही है, अर्थ के ऊपर लगा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया एयर ने, और वो एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बताया था हमने, डिस्कस किया था। तो फोर्स तो है नहीं वो, है ना, मस्कुलर फोर्स भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, क्या है वो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगभग कितना लगता है आपका, 10⁵ पास्कल, या इसको हम एक और यूनिट होती है प्रेशर की, दैट इज बार। सो ये 1 बार के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर आपका when two forces act in opposite direction then the net force acting in। तो ये मैंने आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझाया था, उससे रिलेटेड ही है।
बोल रहा है कि दो फोर्सेज हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स सम ऑफ टू फोर्सेज होगा, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेज होगा, बोथ ऑफ दिस होगा, नन ऑफ दिस होगा। देखो सम तो ऑपोजिट में जब लगता है आपका, देखो एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका बॉक्स है और यहाँ पे मान लेते हैं ये सरफेस पे रखा हुआ है कुछ m मास का, और इस तरफ F1 फोर्स लग रहा है जो आपका 40 न्यूटन का है, और इस तरफ क्या लग रहा है आपका F2 फोर्स लग रहा है जो आपका 30 न्यूटन का है। तो नेट फोर्स, जिसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, F नेट ले लेते हैं, वो क्या होता है, दोनों का सम करेंगे, और जब सम करते हैं तो देखो यहाँ पे 40 पुट कर रहा हूँ, तो इसको अब 30 पुट नहीं करूंगा क्योंकि इसके अपोजिट है ना, तो ये -30 फोर्स होगा जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, और इसके कारण इसका कितना आएगा 10। तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली जो नेट फोर्स आया दोनों का डिफरेंस आया है ना, डिफरेंस आया, कर प्लस ही रहे लेकिन जो एंड में आता है दोनों का डिफरेंस आता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो आता है वो क्या होता है, नेट फोर्स जो होता है डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस आपका आता है, ठीक है। फिर है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स वेट, मास, मैग्नीट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ, कितनी उसकी वैल्यू है ना। आपका अगर मान लो फोर्स कोई है जिसका आपका एक का 10 न्यूटन है और एक फोर्स कितना है आपका 20 न्यूटन का, तो ऑब्वियस सी बात है कौन ज्यादा है, 20 न्यूटन। तो और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कौन बताता है आपका, वेट नहीं बताता, मास नहीं बताता, मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। एप्पल नीचे गिरा था तभी से न्यूटन भाई साहब को आइडिया आया था किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसके बारे में बताया। तो कोई भी चीज अर्थ की तरफ खींची चली आती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उस पर ग्रेविटी बोलते हैं उसको। तो लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स सही आंसर है आपका, इट्स अ राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ मोशन, बोथ द स्टेट ऑफ रेस्ट, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो भाई स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट मोशन, कोई भी चीज या तो आसपास देखो रेस्ट में है या क्या है आपका मोशन में है, ठीक है। और स्टेट ऑफ मोशन मतलब कोई भी चीज चल रही है, ठीक है, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसकी पोजीशन के थ्रू दिखाई करोगे। तो दोनों ही चीजें होंगी ना, पहले रेस्ट पे कहाँ थी, अब चलते हुए कहाँ पे पहुंची, ठीक है। अब चल रही है तो आपकी उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऑब्जर्वर देख रहा है कि पहले यहाँ था अब पोजीशन यहाँ पे हो गया। तो मोशन की डेफिनेशन ही यही है आपका, व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम देन इट्स कॉल्ड अ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ मोशन, बोथ बाय द रेस्ट और मोशन, ठीक है। तो आप दोनों से ही डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे सही आंसर आपका ये होगा, ठीक है। फिर है आपका व्हेन द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द हैमर। तो ये मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो बताया था कि जैसे ही उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और जैसे ही आपका सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसके ऊपर वायर लिपटी रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, और जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर एक मैग्नेट की तरह काम करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वो जो गोंग होता है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करता है तो उससे टच होता है, उससे आवाज आती है ना, ठीक है। तो भाई अट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि वो आयरन का था और ये क्या था आपका मैग्नेट था, तो उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, है ना, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे वही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स अलोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोन, फ्रिक्शनल फोर्स अलोन, आपका कौन सा हुआ, आपका
मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कौन सा हुआ आपका? मैग्नेटिक फोर्स। फिर है ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द। तुमने देखा होगा कि वो अचानक से कभी होता है ना, बाल आपके खड़े हो जाते हैं, किसी मेटल के पास ले जाओ, हाथ के बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, सर के बाल भी कई बार कंघी करते समय ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि आप मान लो कंघी ले गए पास में और उस पर चार्ज है और बालों पे चार्ज नहीं है, तो कंघी ने क्या किया? बालों को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट ने अनचार्ज को, तो उससे वो क्या हो गए? खड़े हो गए, स्ट्रेट हो गए। इसी तरह हाथ के बाल भी कभी देखना, कभी दरवाजे की हैंडल है उसके पास ले जाते हैं, उस क्या हो जाते हैं? वो सीधे ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वहां पे। तो वही है आपका, देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं, चार्ज के कारण होता है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू द, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो भाई रिपल्शन या तो ग्रेविटेशन से हो सकता है ना? ठीक है, या फिर किसके कारण? ग्रेविटेशन से हो सकता है? नहीं हो सकता, ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन से तो कोई नहीं हो सकता, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। इलेक्ट्रोस्टैटिक से करते हैं, अब सेम चार्ज हो जाए तो रिपेल करते हैं, और ऐसे मैग्नेट में भी सेम पोल हो जाए, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो वो भी क्या करते हैं? रिपेल। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, तो आंसर सही ये होगा, आइदर अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कॉन्टैक्ट फोर्स? ये तो बहुत ही आसान है। कॉन्टैक्ट बताइए, अभी कितनी बार डिस्कस कर लिया, जिसमें हमें टच करने की, फिजिकली टच करने की जरूरत पड़े फोर्स लगाने के लिए। तो ग्रेविटी तो नहीं है भाई, बिना टच किए अर्थ खींच लेती है आपको। ठीक है, मैग्नेटिक भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, एक सरफेस जब दूसरे सरफेस पे मूव करता है तो वो उसके मोशन का क्या करती है? अपोज करती है, इसी को तो फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मूव कैसे करेगा? टच के बिना थोड़ी होगा, तो फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा सही आंसर क्या है आपका? फ्रिक्शन। देखो, जब भी एमसीक्यू करो तो बजाय सही आंसर ढूंढने के ये स्ट्रेटेजी अपनाओ कि क्या नहीं हो सकता, पहले उनको एलिमिनेट करो जो नहीं हो सकता, तो आपका कंफ्यूजन कम रहेगा, है ना? पहले ही आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि भाई ये तो नहीं हो सकता, बचा दो ही चूज करने हैं उसमें से। ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो इसमें सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारा, इफ टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, फिर वही वाले बात हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में सेम क्वेश्चन आ गया आई थिंक। तो ये क्या है आपका? डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल? देखो इस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या एग्जाम्पल है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अस टू लिफ्ट अ बकेट, पुश अ स्टेशनरी कार, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, हिट अ क्रिकेट बॉल विद 6 रन। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का देना है। तो देखो, 6 मारने के लिए बैट और बॉल का टच जरूरी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पुश अ स्टेशनरी कार, भाई कार में धक्का लगाओगे तो टच करके ही लगाओगे, है ना? स्पाइडरमैन तो हो नहीं कि दूर से कर दोगे। उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड बाय अस टू लिफ्ट अ बकेट, पानी की बाल्टी भी टच करके उठाओगे भाई। तो मैग्नेट जो है वो सही आंसर है ना? मैग्नेट के लिए इसको टच करने की जरूरत नहीं है, मेटल को वो ऐसे पुल कर लेगा। तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, आपका क्या था ये, कि जो फ्रिक्शन है हमेशा अपोज करता है, तो क्या हो गया ये? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो ये आपका सही आंसर हो गया, है ना? नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए। When the body is thrown up, the force of gravity, तो मैंने बताया कि अगर मान लो कोई आपका ऐसे सरफेस से आपने एक बॉल ऐसे, तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगती है भाई, नीचे ही खींच रही है ना? तो ग्रेविटी तो हमेशा ही कहाँ खींचती है आपकी?
जी जो होता है ग्रेविटी हमेशा अर्थ की तरफ ही लगती है, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ हमेशा अपनी सेंटर की तरफ हर चीज को खींचता है। तो वही लिखा है, कोई भी चीज ऊपर जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ ऊपर की तरफ लगेगी, डाउनवर्ड, जीरो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं, डाउनवर्ड है ना सही आंसर। आगे फिर है आपका टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस, the magnet would experience only a magnetic force, only frictional force, magnetic and frictional magnetic। देखो अगर ये फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रखा होता, लिखा है ना फ्रिक्शन लेस, तो ये देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो फ्रिक्शन लेस का मतलब यही हो गया कि फ्रिक्शन तो अब गायब, तो फिर मैग्नेट का ही तो फोर्स रह गया, तो ओनली द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फिर आपका फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट में चेंज डायरेक्शन, शेप, स्पीड। तो मैंने देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि वो स्टेट चेंज कर सकता है रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, डायरेक्शन चेंज कर सकता है वो, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है वो, स्पीड चेंज कर सकता है। तो डायरेक्शन है, शेप है, स्पीड है, तो सही आंसर ये नहीं हुआ है ना सही आंसर। तो तीनों ही है, तो आप तीनों को अलग अलग नहीं टिक करोगे, आप टिक करोगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर लीव्स ऑफ द फ्रूट फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, अभी बिल्कुल वही लीव्स वाला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, और वो उसका आंसर क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए आई थिंक। फिर फोर्स इज पुश पुल बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस, ये भी इसमें तो मुझे लगता है कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। सीजीएस यूनिट तो याद करो, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बच्चे भूल जाते हैं सीजीएस यूनिट। तो मैंने बोला था एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है आपका, मैंने बताया था डाइन होता है ना, डाइन याद आया। और मैंने बोला था आपका 1 न्यूटन में कितना होता है 10⁵ डाइन होता है। और सीजीएस यूनिट, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है ना सीजीएस। तो ये क्या है आपका फोर्स इज डाइन। वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक, तो जैसे से हम देख ये पढ़ाया था हमने कि प्रेशर हाइट के साथ कैसे वेरी करता है, जैसे ऊपर जाते हैं डिक्रीज होता है, और जैसे नीचे जाते हैं इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज, रिमेन सेम, डिक्रीज, तो सही आंसर इज डिक्रीज। ठीक है, पास्कल इज इक्वल टू द, तो देखो ये फॉर्मूला से आ जाएगा, प्रेशर क्या था फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स क्या है न्यूटन, और ये क्या है एरिया मीटर स्क्वायर ना, तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको ही हम पास्कल बोल रहे थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर सेकंड, तो सही आंसर आपका ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर है आपका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद करो एक मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, प्रेशर जो होता है किसके इक्वल जो होता है रो जी एच। तो रो क्या था आपका डेंसिटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं इसको, और ये हाइट जितने डेप्थ तक जाना है उसका हाइट। तो तीनों ही है डेंसिटी, हाइट, डेप्थ, एक्सेलरेशन। तो सही आंसर क्या हो गया ऑल ऑफ दिस। ठीक है, A ball is thrown upward, return to the surface of the earth because of, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, कोई भी चीज ऊपर जाती है नीचे क्यों आती है, ग्रेविटी के कारण। तो सही आंसर ग्रेविटी। When a body is thrown up, force of gravity is फिर से वही डाउन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लाइट के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, और भी जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये, और आप पढ़ते रहिए। फिर से मिलते हैं।